नमस्कार दोस्तों, अध्यापक मंत्रा पर आपका स्वागत है। और हम चला रहे हैं एक इतिहास के लिए 25 प्रश्न की सीरीज। उसमें आज की क्लास में हम 26 से शुरू करते हैं। तो 26वां प्रश्न है, अधिकारियों को भूमि अनुदान के माध्यम से भुगतान को मान्यता देने वाली प्रथम कृति थी। अधिकारियों को भूमि अनुदान देने के माध्यम से भुगतान को मान्यता देने वाली प्रथम कृति कौन सी थी? तो बाणभट्ट की कौन है? हर्षचरित। बाणभट्ट की हर्षचरित है। ठीक है, तो बाणभट्ट की जो हर्षचरित है, इसमें मान्यता दी गई है कि अधिकारियों को भूमि अनुदान दिया जाए। क्या दिया जाए? भूमि अनुदान की मान्यता दी जाए। ठीक है, तो किस में दिया है? ये बाणभट्ट की हर्षचरित में। सुजाउद्दौला का मकबरा कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में है। सुजाउद्दौला का मकबरा कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। भारत में पंचवर्षीय बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने। भारत में जो पंचवर्षीय बंदोबस्त था वो किसने लागू किया था? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। और स्थायी बंदोबस्त पूछेगा तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। स्थायी बंदोबस्त कब किया था? 1793 में। कब? 1793 में किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। और पंचवर्षीय बंदोबस्त किसने किया? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा कितनी बार भारत आया था? तो वास्को डी गामा 2 बार भारत आया था। और पहली बार कब आया था? तो 20 मई 1498 को। कब आया था? 20 मई 1498 को। जो फैक्ट मैं मुंह से बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ, जो इसमें नहीं है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वास्को डी गामा का पूछा गया है कि कब आया था। तो 20 मई 1498 को आया था। ठीक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पुरंदर की संधि की शर्तें। तो हम इसमें पढ़ेंगे पुरंदर की संधि की शर्तें क्या क्या थी। पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो 1665 में हुई थी। कब हुई थी? 1665 में। पहला है शिवाजी ने अपने 23 दुर्गों का समर्पण कर देंगे। शिवाजी अपने 23 दुर्गों का समर्पण कर देंगे। शिवाजी के पुत्र संभाजी मुगल दरबार में भेज दिए जाएंगे। ये पुरंदर की संधि की शर्तें हैं। संभाजी को 5000 का मनसब दिया जाएगा और शिवाजी को 4 लाख हूड़ वार्षिक आय वाले 23 किले मुगल को सौंपने पड़े। उसके पास 12 किले थे। तो शिवाजी को कितने किले सौंपने पड़े मुगल को? 23 किले। ठीक है, तो ये 4 शर्तें थी किसकी? पुरंदर की संधि की, जो कब हुई थी? 1665 में। मुगल सम्राट अकबर ने किस स्थान पर इबादत खाना का निर्माण करवाया था? तो इबादत खाना का निर्माण कहाँ करवाया था? फतेहपुर सीकरी में। और कब कराया था? 1575 में। कब कराया था? 1575 में। अगला प्रश्न है, 1917 में स्थापित इंडियन बॉय स्काउट्स एसोसिएशन का संस्थापक कौन था? तो इंडियन बॉय स्काउट्स एसोसिएशन की अध्यक्ष कौन थी? संस्थापक कौन थी? एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम सरकारी इतिहास लिखा था किसने? पट्टाभी सीतारमैया ने। सरकारी इतिहास किसने लिखा है? पट्टाभी सीतारमैया ने। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। कहाँ पर? लंदन में। कहाँ पर हुई थी? लंदन में। और ये प्रश्न पूछा जाता है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तब भारत में किसका शासन था? तो अकबर का। किसका था? अकबर का। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था 1674 ईस्वी में। कब हुआ था? 1674 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, 18वीं शताब्दी में भारत में ऊनी वस्तुओं के उद्योग का प्रमुख केंद्र था। तो प्रमुख केंद्र कहाँ पर था? कश्मीर में था। ऊनी वस्तुओं के उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ पर था? कश्मीर। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी क्षणित भूत की तरह धूल उड़ाते हैं और स्तर नहीं उठाते। ये कथन किससे संबंधित है? तो भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। किसके लिए? गांधी जी के लिए। किसके लिए कहा था? भीमराव अम्बेडकर ने गांधी जी के लिए। अगला प्रश्न है, पेशवाओं के अधीन मराठा सरकार का स्वरूप किस प्रकार का था? तो पेशवाओं के अधीन मराठा सरकार का स्वरूप कैसा था? ढीला राजसंघ था। कैसा? ढीला राजसंघ। 1750 में हुई संगौली की संधि के बाद छत्रपति के सारे अधिकार पेशवा लोगों को दे दिया गया। इस समय का शासन तंत्र ढीला राजतंत्र हो गया। कैसा? ढीला राजतंत्र। सप्तभंगी न्याय किसका विशेष लक्षण था? तो जैन धर्म का। सप्तभंगी न्याय पूछा जाता है किससे संबंधित है? जैन धर्म से। बाबर का संस्मरण फारसी में किसके शासनकाल में अनुदित हुआ था? तो अकबर के शासनकाल में। किसके में? अकबर के। बाबर का संस्मरण फारसी में अकबर के शासनकाल में अनुदित हुआ था। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखी थी, जिसे बाबरनामा के नाम से जाना जाता है। तो तुजुक-ए बाबरी किसकी है? बाबर की आत्मकथा है। और किस भाषा में है? तुर्की भाषा में है।
नल दमयंती की कहानी को फारसी में अनुवाद फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो नल दमयंती की कहानी को फारसी में अनुवाद किया था फैजी ने। किसने किया था? फैजी ने। फैजी अकबर के दरबारी नवरत्नों में से एक था। फैजी ने गणित की पुस्तक कौन सी थी? लीलावती तथा योग वशिष्ठ नामक संस्कृत ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया। बदायूंनी ने सिंहासन बत्तीसी नामक पुस्तक का अनुवाद किया है। तो सिंहासन बत्तीसी नामक पुस्तक का अनुवाद किसने किया है? बदायूंनी ने। एक और है, मुंतखब उत तवारीख में अकबर की नीतियों की आलोचना की है। मुंतखब उत तवारीख में किसने? बदायूंनी ने अकबर की नीतियों की आलोचना की है। अबुल फजल ने कलिया दमन का आयगर दानिश नाम से फारसी में अनुवाद किया है। तो कलिया दमन का किसने अनुवाद किया है? अबुल फजल ने। किसने? अबुल फजल ने। लीलावती का किसने किया है? फैजी ने। लीलावती का अनुवाद किसने किया है? फैजी ने। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मोहर पर योगी की मुद्रा में 4 पशुओं से घिरे एक देवता का अंकन है। ये चारों पशु कौन है? तो चीता है, गैंडा है, वृषभ, भैंसा है और हाथी है। चीता, गैंडा, भैंसा, हाथी। चीता, गैंडा, भैंसा, हाथी। भैंसा को वृषभ भी बोलते हैं। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मोहर मिली है, उस पर कितने 4 पशुओं का अंकन है? उसमें कौन कौन आते हैं? चीता, गैंडा, वृषभ और हाथी। अगला प्रश्न है, अनुशीलन समिति का गठन कब तथा किसने किया था? तो अनुशीलन समिति का गठन 1902 ईस्वी में बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने किया था। किसने? बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने। ये भी इम्पोर्टेंट है, अनुशीलन समिति। ठीक है। अभिनव भारत 1904 बीडी सावरकर ने स्थापना की थी। मौर्य के अधीन राजस्व एकत्रित करने के लिए उत्तरदायी केंद्रीय प्रशासन का अधिकारी था। मौर्य काल में राजस्व एकत्रित करने के लिए केंद्रीय प्रशासन अधिकारी कौन था? तो समाहर्ता। समाहर्ता क्या करता था? मौर्य काल में राजस्व एकत्रित करता था। कौन? समाहर्ता। सैडलर आयोग का संबंध किससे है? तो सैडलर आयोग का संबंध शिक्षा से है। और कब आया था? 1917 में आया था। कब? 1917 में आया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो M.E. सैडलर। M.E. सैडलर। एक मैंने बताया था वुड डिस्पैच। क्या था? वुड डिस्पैच। ये कब आया था? 1854 में। एक हंटर कमीशन था। कौन सा? हंटर कमीशन। ये भी शिक्षा से संबंधित है। हंटर कमीशन कब आया था? 1882 में। कब आया था? 1882 में। एक है रेले कमीशन। रेले कमीशन कब आया था? 1902 में। तो ये शिक्षा से संबंधित कुछ आयोग हैं जो मैंने शॉर्ट्स वीडियो में भी कराए थे और आधुनिक भारत का इतिहास जो पढ़ा रहा हूँ, सीरीज चल रही है, उसमें भी पढ़ाया है। ठीक है। तो ये शिक्षा से संबंधित जो आयोग हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इनके वर्ष और कौन इनके टाइम पे वो था गवर्नर जनरल, ये भी याद रखना है। ठीक है। सैडलर आयोग शिक्षा से संबंधित है। कब आया था? 1917 में। 1917 में सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन तथा रिपोर्ट्स के लिए लीड्स विश्वविद्यालय के उपकुलपति की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया। इस आयोग के दो सदस्य कैसे थे? भारतीय थे, जिनका नाम है डॉक्टर सर आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद। कौन कौन थे? सर आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद। इस आयोग की कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्राथमिक से विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा पर अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया। इस आयोग का यह विचार था कि यदि विश्वविद्यालय की शिक्षा का सुधार करना है तो माध्यमिक शिक्षा का सुधार आवश्यक है। तो सैडलर आयोग में M.E. सैडलर अध्यक्ष थे और 2 सदस्य कौन थे भारत के? वो थे डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद। और सैडलर आयोग कब आया था? तो 1917 में। और किससे संबंधित है सैडलर आयोग? तो ये शिक्षा से संबंधित है। किससे संबंधित है? शिक्षा से। अगले प्रश्न में कुछ संधियां दी हैं, उनकी तिथि है, तो उन्हें मिलान करना था, लेकिन मैं उत्तर बता रहा हूँ सूची 1 और सूची 2 से। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? 1792 ईस्वी में। संगौली की संधि कब हुई है? 1816 में। मंगलौर की संधि कब हुई है? 1784 में। और राजघाट की संधि कब हुई है? 1806 में। देखो, मद्रास, मंगलौर, श्रीरंगपट्टनम की संधियां जो हैं वो आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित हैं। किससे? आंग्ल मैसूर युद्ध से। मद्रास की संधि कब हुई थी? तो वो हुई थी 1767 में। कब हुई थी? 1769 में, क्योंकि 67 से 69 युद्ध हुआ था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1767 से 1769। जब युद्ध समाप्त हुआ 69 में, तब हुई थी मद्रास की संधि। ठीक है। फिर आता है मंगलौर की संधि। तो जो ये मंगलौर की संधि है ना, ये
द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 80 से 84 हुआ था। 84 में इस संधि से इसका अंत हुआ। 84 से इस संधि का अंत हुआ। फिर तीसरी है मद्रास मंगलौर श्रीरंगपट्टनम की। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1790 से 1792। जब 92 में समाप्त हुआ तो कौन सी संधि हुई थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। कब? कौन सी संधि? श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। और 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1799 में। इसी में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्म सही सुमेलित हैं। मतलब इसमें बताना है कि 1857 की जब क्रांति हुई थी तो केंद्र मतलब नेतृत्व कौन कर रहा था? झांसी में कौन कर रहा था? लक्ष्मीबाई। ग्वालियर में तात्या टोपे और कानपुर में नाना साहेब। ग्वालियर में कौन कर रहे थे? तात्या टोपे। और कानपुर में नाना साहेब। लखनऊ में बेगम हजरत महल। इलाहाबाद और वाराणसी में लियाकत अली। और आरा डिस्ट्रिक्ट बिहार में कौन कर रहे थे? कुंवर सिंह। असम में कौन कर रहे थे? मनीराम दत्त। बरेली में खान बहादुर खान। तो ये याद रखना, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं कि 1857 की जब क्रांति हुई तो नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे? जैसे दिल्ली में कौन था? बहादुर शाह जफर और बख्त खान। बहादुर शाह जफर और बख्त खान, ठीक है। अंग्रेजों ने मराठों के साथ सूरत की संधि पर कब हस्ताक्षर किया था? तो अंग्रेजों ने मराठों के साथ कब किया था? 7 मार्च 1875 होना चाहिए इसका। अंग्रेजों ने मराठों के साथ कब किया था? 7 मार्च 1875 में। इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, ये 1975 नहीं है, ये कितना है? 1775 है, ठीक है। सॉरी इसके लिए, ये 1775 है, ठीक है। अंग्रेज और मराठों के बीच में सूरत की संधि कब हुई थी? तो 7 मार्च 1775 को। और सूरत की संधि अंग्रेज और राघोबा के बीच में हुई थी। किसके? अंग्रेजों और राघोबा के बीच में। 48 प्रश्न हो, मतलब 48 क्या, इसमें हो गए आपके 2 प्रश्न कम है, 23 प्रश्न हो चुके हैं। चोलों के अधीन चतुर्वेद मंगलम का क्या अभिप्राय है? तो चतुर्वेद मंगलम एक अग्रहार था। क्या था? एक अग्रहार था। और इस क्लास का अंतिम प्रश्न, और हमारे हो जाएंगे फिर 25 प्रश्न। मध्य एशिया के प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर किसने अधिकार प्राप्त किया था? तो कनिष्क ने। रेशम मार्ग पर किसने अधिकार प्राप्त किया था? कनिष्क ने, ठीक है। तो ये आज पूरे 25 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। हिस्ट्री PYQ चल रहा है अपना, ठीक है। तो ये सीरीज ऐसी निरंतर चलती रहेगी जब तक मेरे पास कंटेंट है, ठीक है। तो इस सीरीज के साथ आप बने रहिए, ये प्रत्येक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण उपयोगी साबित होगी। अध्यापक मंत्रा के साथ बने रहने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।